हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइफ स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो होने वाला है मुगल काल में कृषि व्यवस्था। बेसिकली सिर्फ और सिर्फ कृषि व्यवस्था ही नहीं, हम बात करने वाले हैं वहाँ की इकोनॉमी की, ट्रेडिंग की, सोसाइटी की। और ठीक है, अब हम जो है साथ ही साथ जो है अपनी अलग अलग वीडियोस में ये सारे टॉपिक्स जो बचे हुए हैं ना मुगल पीरियड के, हमारे जैसे कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो गया, पेंटिंग्स हो गया, म्यूज़िक हो गया, उनको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के हमारे टॉपिक में इकोनॉमी और सोसाइटी है, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वहाँ के भू राजस्व प्रणाली की, कि भाई वो जो है राजस्व इकट्ठा करने के लिए क्या सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। तो अब भाई हम ये जाने कि भाई क्या सिस्टम अडॉप्ट किया था, इससे पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई लैंड कितने टाइप की होती हैं। तो अब हम इसी पे ही बात करते हैं। वहाँ पे जो लैंड थी वो हमें 3 टाइप की देखने को मिलती है। एक है खालसा भूमि, एक है जागीर भूमि, एक है सरयुगल भूमि या मदद माश। ठीक है, ये 3 टाइप की लैंड्स मिलेंगी। अब ये 3 टाइप जो है हमने बात किया, ये होते क्या हैं। तो जो खालसा भूमि होती है, ये तो एक ऐसी भूमि हो गई जो डायरेक्टली मुगल एम्परर के हाथ में होगी, जिसका पूरा कंट्रोल जो है मुगल एम्परर के पास होगा। तो ये क्या हुआ, इससे मिलने वाली आय सीधे ही शाही खजाने में जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब वहीं जागीर की बात करें तो हमने मनसबदारी सिस्टम पढ़ा था। तो जो मनसबदार होते हैं उनको जो है जो सैलरी है वो या तो कैश फॉर्म में मिलती है या तो जागीर फॉर्म में मिलती है। तो जो कैश फॉर्म में मिलती है वो बहुत ही कम होती थी, बेसिकली बहुत रेयर ही होता था। ज़्यादातर जो है उनको जागीर ही दी जाती थी। तो बेसिकली उनके पास ये एक राइट हो जाता था उस लैंड पर कि अब वो वहाँ से रेवेन्यू लेकर आए, और रेवेन्यू लेके जो भी उनकी सैलरी बनती है वो इसमें से निकाल ले, अपना खर्चा निकाल ले, जितना भी उन्हें आर्मी मेंटेन करने के लिए लगता है, और जो थोड़ा बहुत अमाउंट है वो जो है मुगल एम्परर को देते। तो बेसिकली वेतन के बदले मिलने वाली भूमि जो होती है वो जागीर भूमि कहलाती है, जिसमें कर वसूलने का अधिकार जो है उस जागीरदार को या मनसबदार को मिल जाता है। ठीक है, वहीं हम तीसरी लैंड की बात करें तो जो सरयुगल भूमि या मदद माश है, ये एक ऐसी भूमि है जो बेसिकली दान में दे दी जाती है। ठीक है, तो या तो किसी विद्वान को या किसी धार्मिक व्यक्ति को अनुदान में दे दी जाती है। तो बेसिकली ये होती है वंशानुगत। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। अब देखो, मैंने आपको कोई गिफ्ट दिया, बेशक मैंने आपको दिया, अब आप उसको यूज़ कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद जब आप नहीं यूज़ किए या आप नहीं रहे या आप वहाँ उसे छोड़ के चले गए, तो उसके बाद मैं ऐसा तो नहीं है ना उसे वापस ले लूँगी, वापस नहीं ले सकते क्योंकि वो गिफ्ट है। अब उसके बाद वो उस गिफ्ट को बेशक उसका बच्चा इस्तेमाल करे, ठीक है, तो रोका तो नहीं जाएगा क्योंकि गिफ्ट गिफ्ट होता है, आपने दे दिया। तो वही चीज़ यहाँ पे है। अब क्योंकि अनुदान में दी जाती है तो ये वंशानुगत होती है। ऐसा नहीं है कि इसको दी और जैसे ही उसका रोल ख़त्म हुआ उसके बाद में उसे छीन ली, ऐसा नहीं होता। तो ये 3 टाइप की जो है लैंड होती हैं। तो अब ये तो भाई हो गया, यहाँ से तो फिर कोई टैक्स मिलने से रहा, कोई पैसा अर्निंग होनी ही नहीं है। तो अब उनके पास तो है 2 टाइप की भूमि जिनसे उनको अर्निंग हो सकती है, एक तो जागीर हो गई, एक हो गई खालसा, है ना। तो अब ये तो हमने बात कर ली लैंड की, हमें ये भी पता लग गया कि इन लैंड से इन्हें रेवेन्यू मिलने वाला है। अब रेवेन्यू लेने का तरीका क्या हो, कौन, या तो कोई बंदा ले, बीच में कोई व्यक्ति ले, कोई साहूकार हो, कोई जागीरदार हो, मतलब कोई मीडिएटर हो, या फिर डायरेक्टली किसानों से ले ले। तो मतलब सिस्टम होगा क्या, या फिर कितने % जो है ले, किसी से कितना रेवेन्यू लेना है या नहीं। तो वो एक सिस्टम जो है स्थायी बनाने के लिए कि भाई किससे कितना पैसा लेना है और किसको लेना है, ये क्लियर करने के लिए लगान व्यवस्था में अकबर ने 1580 से 82 में आईने दहसाला को जो है लाया। अब ये इसकी प्रेरणा कहाँ से आती है, तो टोडरमल जो हैं इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसे बेसिकली आईने दहसाला तो बोला ही जाता है। यहाँ तक उसका नाम बंदोबस्त सिस्टम, जब्ती सिस्टम या जब्त सिस्टम भी होता है। ठीक है, अब पॉइंट है कि ये आईने दहसाल है क्या।
तो इस पे हम बात करें तो फसलों के जो पिछले 10 वर्ष का जो है उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, उसको वो देखते हैं। और उस समय जो बेसिकली जब ये इंट्रोड्यूस की जा रही है या लगाई जा रही है, तो उस समय जो प्रचलित मूल्य हैं उसका एक एवरेज निकाला जाता है और टोटल हिसाब लगाया जाता है कि भाई कितना लगाने से लेना है। तो ये एवरेज कितना आता है, ये एवरेज बेसिकली 1/3 लगाया जाता है और कैश के फॉर्म में लिया जाता है। बट कुछ अपवाद भी है, गुजरात में हाफ लिया जाता है, राजपूताना में 1/7 to 1/3 लिया जाता है। अब देखिए ये अलग क्यों जा रहा है, आप ये देखिए, आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये रही लैंड, एक सेकेंड, ये रही लैंड, ये टोटल है, कहाँ जा रही है, ये टोटल है। अब इसमें इतना एरिया, इतना एरिया, इतना एरिया, इतना एरिया, सबका एवरेज निकालोगे तो हो सकता है इसका एवरेज अलग आए 10 साल का, इसका अलग आए, इसका अलग आए, इसका अलग आए। अब हर क्षेत्र का तो एवरेज बहुत ज़्यादा जो है अलग भी आ सकता है, हो सकता है नियर भी जा रहा हो। तो जो नियर जा रहा है, ओके जा रहा है, वो तो 1/3 हो गया है, इन्होंने कर लिया। बट जिनका बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट है, क्योंकि प्रोडक्शन किसी की बहुत ज़्यादा हाई है, किसी की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ही लो है, तो हम उसका एवरेज जो है 1/3 इम्प्लीमेंट उस पर कर ही नहीं सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने जो है कुछ अपवाद के तौर पे अलग क्षेत्र रखे, जैसे गुजरात और राजपूताना, जिनसे गुजरात में हाफ लिया गया, राजपूताना में 1/7 to 1/3 लिया गया। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। और भाई दहसाला, आईने दहसाला के अकॉर्डिंग लिया किस तरीके से जाएगा, तो रैयतवाड़ी सिस्टम की तरह ही लिया जाएगा। अब रैयतवाड़ी सिस्टम क्या होता था, ये हमने मॉडर्न में भी पढ़ा था। रैयत का मतलब होता है किसान, तो बेसिकली किसान से डायरेक्ट लिंक करके जो है लिया जाएगा। तो सीधे किसान से प्रतिवर्ष लगान लेने के लिए जो है ये सिस्टम बना है। आगे हम बात करें शाहजहाँ के काल में, तो इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है आईने दहसाला में, कि जो मुर्शीद कुली खां हैं वो आईने दहसाला को बेसिकली दक्षिण में भी लागू कर देते हैं। तो अब एरिया बढ़ गया लेने के लिए, तो अकेले खुद से लेना तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा, तो किसी ना किसी मीडिएटर को बीच में लाना पड़ेगा, जो भाई उन्हें रेवेन्यू कलेक्ट करके ला के दे। तो भूमि राजस्व का 50% जो लाना है, वसूलना है, उसके लिए इन्होंने ठेकेदारी प्रथा को शुरू कर दिया था शाहजहाँ के काल पे। अब हम बात करते हैं अकबर के काल में भूमि पैमाइश कैसे की जाती है। ठीक है, तो भाई क्योंकि अब हमने ये तो देख लिया कि भूमि जो है कितने टाइप की होती है इनके काल में, कि जहाँ से ये बेसिकली रेवेन्यू ले सकते हैं। उस टाइप में जहाँ पे ये 2 ही टाइप में रेवेन्यू ले सकते हैं, दान दी गई भूमि से तो रेवेन्यू ले नहीं सकते। हमने ये भी बात कर ली किस सिस्टम के थ्रू लेंगे, कितना % रेशो लेंगे। पर अब बात यह है ये मेजरमेंट कैसे करेंगे कि किसकी लैंड कितनी बड़ी है या कितनी छोटी। तो उसके मेजरमेंट के लिए जो है, तो जो मेजरमेंट किया जाता है वो गजे सिकंदरी से रिप्लेस करके गजे इलाई से शुरू किया, जिसमें इन दोनों में 39:41 का अंतर था। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जो लैंड होती है वो बीघा जो होती है वो बेसिकली 3600 वर्ग गज से बनी है, और जहाँ बीघा का 20वां भाग जो है वो बिस्वा कहलाता है। शाहजहाँ के काल में जो है बीघा इलाई का अंत जो है बेसिकली अंत तक चलता रहा, यही बीघा इलाई जो बेसिकली ये इंट्रोड्यूस की थी, गज इलाही बीघा इलाई, ये जो है इंट्रोड्यूस ये करी थी, वो चलती है। और जो साथ में चली वो दीराए शाहजहानी चली। ठीक है, आगे हम बात करें कि भाई जो मेजरमेंट करने के लिए ये तो यूनिट हो गई, कि भाई जैसे हम देखते हैं ना कि कितने गज की भूमि है आपकी, बोलते हैं ना कि भाई 50 गज की है, 100 गज की है, 25 गज की है, उस तरीके से वो यूनिट थी। अब जो है उसे मेजरमेंट करने के लिए जो एक तरह से टूल कह लीजिए, वो क्या यूज़ करते थे, तो अकबर ने जो है तनब तंबू की रस्सी की जगह जो है जो पहले यूज़ होती थी जरीब का प्रयोग किया, रस्सी के थ्रू जो मेजरमेंट करते थे। अब हम बात करते हैं कि भाई भू राजस्व प्रणाली में जो भाई हमने अभी ऊपर देखी, क्या सिर्फ और सिर्फ ये आईने दहसाला ही पूरे उसके एम्पायर में इम्प्लीमेंट थी?
तो भाई जब मॉडर्न टाइम में भी हम सेटलमेंट्स पढ़ते हैं तो 3-3 सेटलमेंट्स एक साथ जो हैं चल रही होती हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी और भी जो है चल रही होती हैं, भू राजस्व की अन्य प्रणालियाँ भी चल रही होती हैं, जिसमें एक बटाई है और एक नस्क है। तो जो बटाई की बात करें, ये गल्ला बख्श सिस्टम भी कहलाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, पीजेंट्स की जो है चॉइस होती है, वो या तो कैश में दे दें या तो किसी और फॉर्म में दे दें, चाहे बटाई सिस्टम, जो बटाई कह रही हूँ बाटर सिस्टम हो कि भाई अगर उन पे गेहूँ है तो वो गेहूँ दे दें, चावल दे दें, बेसिकली वो जिस भी फॉर्म में देना चाहिए, ये भाई पीजेंट के ऊपर होता है, किसान के ऊपर होता है। इसमें होता क्या है, जितना भी प्रोडक्शन होता है या जितना भी उत्पादन होता है जो किसान उगा रहा है, उसको डिवाइड कर देते हैं 3 हिस्सों में। अब 3 फिक्स हिस्सों में इसलिए कर देते हैं कि एक हिस्सा तो देखो ये पहुंच जाएगा ज़मींदार के पास में, जिससे जो है ये मुग़ल क्राउन के पास में पहुंच जाएगा, ब्रिटिश कह रही हूँ, जो मुग़ल एम्परर है उस पर पहुँच जाएगा। अब 2 हिस्से उसके और कर दिए जाते हैं। 2 हिस्से बेसिकली वो सारे दोनों ही पीजेंट के ही होते हैं, किसान के ही होते हैं। बस फ़र्क क्या होता है, एक हिस्सा एक हो गया कि भाई उसने जो है हम वो जितने में बाय कर रहे हैं या वो जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसे जो उगाने के लिए चाहिए उस सब के लिए हो गया, एक उसके खुद के खर्चों वगैरह के लिए हो गया। तो बेसिकली 2 हिस्से बांट दिए जाते हैं, पीजेंट के पास में, एक हिस्सा ज़मींदार के पास में। वहीं जो है बात करें नस्क की, तो ये बंगाल, बेरार, कश्मीर के एरियाज में थी, जिसमें एक रफली कैलकुलेशन कर ली जाती है कि भाई पीजेंट्स ने पिछली बार जो है रेवेन्यू की जो रिसीप्ट्स है या बेसिकली उसने कितना रेवेन्यू दिया है उसका एस्टिमेट लगा के जो है वो एक रफली कैलकुलेशन लगा लेते हैं और उसके बेसिस पर ये दे दिया जाता है। आगे हम बात करें कि हमने ये सब देख लिया सिस्टम कि भाई किन लैंड से जो है मुग़ल एम्परर जो है रेवेन्यू ले सकता है, किस सिस्टम के थ्रू लेगा, मतलब कितना % रेशियो जो है उसको लेना है, किस यूनिट को यूज़ करेगा और किस रस्सी से या फिर किस टूल से वो मेजरमेंट करेगा और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, हमने इस पे अभी तक बात की। अब हम बात करते हैं लैंड की कि भाई लैंड जो है अपनी उपजाऊ तक जो है बेसिकली उत्पादकता के आधार पे कैसी होती है कि भाई कोई लैंड, क्योंकि भाई कोई लैंड हो सकता है बहुत ज़्यादा ही फर्टाइल हो कि भाई उसमें से बहुत तगड़ा अच्छा खासा रेवेन्यू उन्हें मिल सकता है, बट एक हो सकता है कि भाई वो बिल्कुल ही अनफर्टाइल है, उस पर कुछ उग ही नहीं रहा है, तो वहाँ से उन्हें रेवेन्यू मिल ही नहीं सकता। तो वो जो अगर 1/3 ले रहे हैं तो वो 1/3 भी वहाँ से नहीं ले सकते, तो उनको लैंड को भी तो कैटेगराइज करना पड़ेगा ना, जिस भी लैंड से वो रेवेन्यू ले रहे हैं तो उसे भी सब कैटेगराइज करना पड़ेगा कि भाई ये अगर बंजर ज़मीन है तो इससे हम इतना नहीं ले सकते, या इसका 1/3 कितना होगा उस हिसाब से कि भाई कोई बहुत ज़्यादा फर्टाइल है तो वहाँ से उन्हें ज़्यादा रेवेन्यू मिल सकता है, इस तरीके से। तो अब हम बात करते हैं 4 टाइप की इसने जो है अकबर के काल में भूमियों को बांटा गया। एक थी पोलज, दूसरी थी परती, तीसरी थी चाचर, चौथी थी बंजर। ठीक है, जिसमें हम बात करें पोलज की तो इसमें तो हर ईयर जो है खेती की जाती है, तो मतलब बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। परती जो है वो 1 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती है ताकि जो है उस लैंड को थोड़ा सा रेस्ट मिले और वो और फर्टाइल हो पाए। तो ये मतलब फर्टाइल तो है पर पोलज के कंपेयर में कम है। वहीं चाचर की बात करें तो इस पे जो है 2 से 4 साल के लिए इसे छोड़ दिया जाता है एंड देन इस पर खेती की जाती है। तो क्लियर हो रहा है कि पोलज सबसे फर्टाइल है, फिर उसके बाद परती है, परती के बाद चाचर है और चाचर के बाद बंजर है, जो 5 या 5 से अधिक वर्षों तक जो है जिसमें जो है प्रोडक्शन नहीं किया जाता, जोता बोया नहीं जाता, क्योंकि वो फर्टाइल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए लैंड्स के टाइप। आगे हम बात करते हैं जहाँ जो है गुजरात विजय के बाद जो है अकबर 1573 में करोड़ी नामक अधिकारी को जो है अपॉइंट करता है। अब हम बात करते हैं कि भाई हमने जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसको देख लिया, किन किन एरियाज से उन्हें मिल रहा है, किस तरीके से, पूरा सिस्टम हमने देख लिया। पर क्या सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू का सोर्स सिर्फ लगान ही था? तो भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, और भी सोर्सेज होंगे जहाँ से उन्हें पैसा आता था। तो उसी पे हम बात करते हैं, जैसे कि बाबर और हुमायूं के टाइम पे ज़कात लिया जाता था 2.5% संपत्ति का, जजिया लिया जाता था, खम्स लिया जाता था, जो दिल्ली सल्तनत में भी लिया जाता था, जो बेसिकली लूट का होता है,
अब जो सैनिक लूट के लाएंगे तो उसमें जो भी सामान होगा कुछ हिस्सा तो सैनिकों को दे दिया जाएगा, कुछ राज्य के जो है शाही खजाने में चला जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें वहीं ये जो भू राजस्व प्रणाली थी, इसमें जो सबसे मुख्य इकाई थी वो ग्राम थी। तो उस ग्राम की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो वहाँ से जो लगान आता था, मालगुजारी आती थी, उसके दो अधिकारी होते थे मेन जो उन्हें लाकर दिया करते थे। तो एक होता था मुकद्दम, दूसरा होता था पटवारी। ठीक है, तो जो मुकद्दम होता था बेसिकली इनकी आय जो है दस्तूरी होती थी, ये जो है 2.5% होती थी, ये 1%। पर अब 1% और 2.5% क्यों? क्योंकि भाई मुकद्दम का काम भी ज़्यादा था, वो लोन देता था विलेजर्स को उन ताकि वो अपनी जॉब कर पाएँ, खेती बाड़ी कर पाएँ, या फैक्ट्री ऑनर्स को कि भाई अपनी फैक्ट्री खोल सके, तो उनको लोन प्रोवाइड करता था और यहाँ तक कि नॉन फार्मिंग सीजन में भी उनको हेल्प करता था। वहीं पटवारी की बात बोले तो ये एक टाइप का विलेज अकाउंटेंट होता था जो बेसिकली जो है रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करके रखता था लैंड रेवेन्यू टैक्स को लेके। ठीक है, तो ये तो सारी बात हो गई भाई जो भी हमने भू राजस्व प्रणाली की बात की थी, और ये जो है राज्य के अन्य स्रोतों की कि भाई और कौन कौन से सोर्स होते थे जहाँ से उनको जो है रेवेन्यू मिल जाता था। अब हम बात करते हैं वहाँ की जो है मुद्रा व्यवस्था की कि भाई जो कॉइन्स थे या जिससे सिस्टम में वो चल रहा था, कैश इनका क्या था, करेंसी क्या थी, तो वो सोने की थी, चांदी की थी, तांबे की थी। ठीक है, जहाँ हम बात करें बाबर की तो बाबर के काल में जो है चांदी के सिक्के हमें मिलते हैं जो बेसिकली काबुल में शाहरुख नाम से थे और कंधार में जो है बाबरी नाम से थे। अब इन सिक्कों पे था क्या, तो अब हम बात करें तो एक साइड तो भाई कमला छपी हुई होती थी और 4 खलीफाओं के नाम होते थे। वहीं इसी कॉइन का जो सेकंड फेस होता है उसमें जो है बाबर का नाम और उसकी उपाधि होती थी। ठीक है, अब इसके बाद जो है हुमायूं का हमने देखा था कि भाई हुमायूं जो है वो तो स्ट्रगल कर रहा था अपने एम्पायर को वापस लेने के लिए। तो उस समय जो है फिर शेरशाह जो है उससे ग्रैब करता है। तो हम शेरशाह के काल की बात करें तो उसने शुद्ध चांदी के सिक्के चलवाए जिसे रुपया कहा जाता था, जो 180 ग्रेन के बराबर होते थे। वहीं तांबे के सिक्के की बात की जाए तो उसे पैसा कहा जाता था, वो 380 ग्रेन्स के होते थे। अब इसमें जो सोने का सिक्का होता था उसका नाम अशरफ होता था, जो चांदी के 16 सिक्कों के बराबर था। तो हमें क्लियर हो गया, चांदी का शुद्ध सिक्का रुपया कहलाया, तांबे का सिक्का पैसा कहलाया, सोने का सिक्का अशरफ कहलाया। टोटल जो थी टकसालें वो 23 थी बेसिकली शेर शाह के काल में। ठीक है, आगे हम बात करें अकबर की तो अकबर ने 1577 में दिल्ली में एक शाही टकसाल का निर्माण कराया था जिसका प्रधान बनाया था ख्वाजा अब्दुर्रहमान को। ठीक है, अब इसके काल में सोने के सिक्के भी थे, चांदी के भी थे, तांबे के भी थे और अन्य सिक्के भी थे। तो अब इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो जो ये सोने के सिक्के थे ये मोहरे कहलाती थी, जिसमें एक मोहर जो है 9 रुपये के बराबर होती थी। और अगर हम सबसे बड़ा सोने के सिक्के की बात करें तो वो शहशाह कहलाता था, जो 101 तोले का होता था। ठीक है, चांदी के सिक्कों की बात करें तो ये जलाली कहलाते थे चांदी के, और तांबे के सिक्के दाम कहलाते थे। दाम जो है रुपये का 40वां भाग होता था, और अगर उसी में हम सबसे छोटा सिक्का देखें तो वो जित्तल, फुलूस और पैसा कहलाता था, जो दाम का 25वां भाग हुआ करता था। ठीक है, और अन्य सिक्कों में हम देखें तो इलाही जो है हुआ करते थे। आगे हम बात करें कि भाई उन सिक्कों में छपा क्या था। जैसे हमने बाबर में देखा ना, कमला छपी थी, खलीफाओं के नाम छपे थे, दूसरी साइड में उसका नाम, उसकी उपाधि थी। तो इसी तरह जो है अकबर के सिक्कों में हमें जो है राम सिया भी मिलते हैं, राम सिया की मूर्ति मिलती है, सूर्य, चंद्रमा, ये सब जो है इनग्रेव हमें मिलते हैं। यहाँ तक कि जब आसीरगढ़ का किला उसने जीता था ना, ठीक है, आसीरगढ़ का किला जीता था, तो सिक्के की बारिश करा के उसने जो है बाज चिन्ह जो है सिक्के में अंक जो है अंकित करवाया था। ठीक है, और टकसाल के जो अधिकारी थे उसको दरोगा कहते थे। जहांगीर के काल में बोले तो जो सिक्का इंट्रोड्यूस था वो निसार था। शाहजहाँ के काल में आना था। औरंगजेब के काल में हम देखें तो सबसे ज़्यादा रुपये की ढलाई हुई और कमला छपवाना बंद किया। तो ये तो हमने औरंगजेब की क्लास में भी बात की थी, उसने कमला छपवाना बंद क्यों किया था सिक्कों पे, वो इसीलिए क्योंकि वो काफ़ी बेसिकली रूढ़ीवादी कह सकते हो कि अपने रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा ही रूढ़ीवादी हो जाता था कि
अगर ये कॉइन्स जो हैं नॉन मुस्लिम्स के पास गए तो वो जो हैं उस कमला की उस हिसाब से रिस्पेक्ट तो नहीं कर पाएंगे, उसकी टेक केयर नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए जो हैं वो इनप्योर हो जाएगी, और जहाँ वो प्योर नहीं रही तो वो चीज़ सही नहीं रहेगी। तो इस वजह से जो है उसने कमला छपवाना ही बंद कर दिया। ठीक है, तो आगे हम बात करें कि भाई आर्थिक व्यवस्था क्या थी। ठीक है, या बेसिकली ट्रेडिंग अब किस तरीके से होती थी वहाँ पे। तो हम ट्रेडिंग की बात करें तो सर्वप्रथम उद्योग जो है यहाँ पे कपड़ा उद्योग ही थे, जो बेसिकली विदेशों में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड हुआ करती थी। तो भारत में सूती और रेशम, स्पेशली इनमें कपड़ों में भी जो है सूती और रेशम की बात करें तो बहुत ज़्यादा मांग थी। ठीक है, तो ऐसे कुछ एरियाज़ थे भाई जो अपने उस स्पेशल प्रोडक्शन के लिए जाने जाते थे मेडिवल पीरियड में। तो बात करें कश्मीर की तो वहाँ पे रेशम मिलता था। ठीक है, और यहाँ तक कि रेशम पर राज्य का अधिकार भी स्थापित हो गया था। ढका की बात करें तो मलमल। जहांगीर के काल में अमृतसर में ऊनी वस्त्र उद्योग शुरू हो जाता है। ठीक है, वहीं भारत में निर्मित कपड़ों को जो है केलिको कहा जाता है और रेशम के कपड़ों को पटोला कहा जाता था। ठीक है, अब ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट जो है मैं आप बताने वाली हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज कई बारी क्या होता है, एग्जामिनर जो है जब एग्ज़ाम को टफ करना चाहता है तो वो पूछ लेता है कि भाई रेशम का उद्योग मुग़ल पीरियड में जो हुआ था वो किन किन क्षेत्रों में हुआ। तो उसमें कई बारी जो है ये नाम डाल देगा, मान लो सियालकोट डाल दिया, ढाका, आगरा, लाहौर, दिल्ली के साथ में, तो वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। या फिर जो है कश्मीर डाल दे। तो इसीलिए ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई किसका प्रोडक्शन के लिए कौन से एरियाज़ फेमस थे, ताकि आपका जो आंसर है एक भी गलत ना जाए। ठीक है, अब हम बात करें वहीं रेशम उद्योग की, तो जो ढाका, आगरा, लाहौर, दिल्ली, ऊनी उद्योग के लिए काबुल, कश्मीर, पश्चिम राजस्थान, वहीं मिट्टी के बर्तन के लिए दिल्ली, बनारस, चुन्नार, बंदूक निर्माण के लिए सियालकोट, मेवाड़, गुड़ चीनी के लिए ये बंगाल, गुजरात, पंजाब, नील उद्योग के लिए बयाना, आगरा और सुरखेत, गुजरात, तांबे के लिए जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है, हीरे के लिए गोलकुंडा जहाँ से कोहिनूर हीरा निकलता है, और ये छोटा नागपुर। अब हम बात करें और क्या था कि भाई ट्रेडिंग के लिए एक तो भाई लैंड रूट्स होते हैं, हमें पता है ना, और एक जो होता है भाई इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो जहाज़ों से ही तो जाएंगे ना, एयरप्लेन्स तो थे नहीं उस समय। तो भाई जहाज निर्माण का काम जो है अकबर के काल में स्टार्ट हो गया था, जिसमें उसके लिए पर्टिकुलरली विभाग बनवाया था। बट होता क्या है, शुरुआत बेशक अकबर कर देता हो, पर आगे चल के मुगल काल में जहाज निर्माण जो है उन्नत अवस्था में नहीं आ पाता, क्योंकि और रूलर्स जो हैं इतना जो है ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो ये जो है वहीं का वहीं थम जाता है। आगे हम अब ट्रेडर्स की बात करेंगे। भाई ट्रेडिंग कौन करता था, तो मुगल काल में थोक व्यापारी जो होते थे वो सेठ, बोहरा, मोदी होते थे। खुदरा व्यापारी वणिक होते थे। ठीक है, और दक्षिण भारत में जो एक समुदाय होता था जो व्यापार करता था वो चेट्टी होता था। ठीक है, अब वहीं हम बात करें कि भाई जो कृषक वर्ग थे 3 भागों में विभाजित किए गए वहाँ पे। ठीक है, मुगल काल में तो किन 3 वर्गों में किए गए, तो भाई खुदकाश, पाहिकाश, मुजाहिरान। क्यों? क्योंकि भाई ये जो खुदकाश होते थे बेसिकली ये अपनी भूमि पर खेती करते थे। जो पाहिकाश होते थे ये दूसरों के गांव में जाके अस्थायी रूप से खेती करते थे, और जो मुजाहिरान थे वो दूसरों की भूमि को बटाई पर लेकर बेसिकली खेती किया करते थे। तो बेसिकली खेती करने के लिए जो उनके पास में लैंड की अवेलेबिलिटी है उसके बेसिस पे कृषकों को अब बांटा गया। ठीक है, अब खाद्य पदार्थ फिर कौन कौन से जो हैं हमें मुगल एम्पायर में हमें देखने को मिलते हैं, तो गेहूँ, चावल, बाजरा, दाल मेनली मिलते हैं। यहाँ तक कि इसी काल में 1604 बेसिकली जो अकबर का काल था, तंबाकू भी पुर्तगालियों द्वारा भारत में आ चुका था। इसी समय यहाँ तक कि मक्का जो हम खाते हैं ना, कॉर्न भी वो अमेरिका से इंडिया आ चुका था। ठीक है, और जो इंडिया में अगर हम बोले जो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था उस समय, इत्र, सुगंधित तेल, गुलाब जल, इन सब का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा था, तो जौनपुर और गुजरात से हो रहा था। और अब देखो ये ट्रेडिंग हो गई, कहाँ से कौन सा प्रोडक्ट उगाया जा रहा है, लाया जा रहा है, बट अब जो विनिमय करना है
तो वो किस फॉर्म में हो रहा है वस्तु विनिमय, तो वो हुंडी के फॉर्म में हो रहा है, जिसमें चुंगी जो लगती है वो 2.5% से बढ़ा के 3.5% कर दी गई। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स की जो बेसिकली बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। तो अब हम इस पे बात करते हैं कि तकाबी क्या होता है। तो तकाबी जो है उस काल का एक ऋण होता था जो खेती के विस्तार और बेहतरी के लिए लिया जाता था, ठीक है, बेसिकली दिया जाता था। और बनकटी क्या होता है, तो ये नई भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए जो है होता है, ठीक है। वहीं तिजारती होता है वो बेसिकली क्या होता है, नकदी फसलों को कहा जाता है, जैसे गन्ना, कपास, नील, रेशम। ऐसी फसलें एक तरीके से जो बेसिकली कैश क्रॉप होती हैं जिनसे उन्हें जो है पैसा मिलता है, ठीक है। तो इन पर जो है मालगुजारी जो है नकद में देना पड़ता था और वो ज़्यादा ही देना पड़ता था क्योंकि ये कैश क्रॉप्स है ना, इनसे अच्छी कमाई हो जाती है। वहीं अब बात कर रहे हैं हम ट्रेडिंग की, तो इसमें जो है हम बात करते हैं आयात की, इंपोर्ट की, निर्यात की, एक्सपोर्ट की। तो जो आयात था वो 2% और चुंगी कर जो था 3%, क्योंकि भाई ये आयात है ना, इंपोर्ट है ना, तो चुंगी कर तो लगेगा ना, है ना। तो ये सोना, चांदी, घोड़ा, कच्चा रेशम के लिए होता था। वहीं जो है निर्यात जो होता था वो नील, शोरा, अफीम, सूती वस्त्र का होता था, जिसमें शोरा जो होता था कोरोमंडल तट और बिहार का, ठीक है। अब हमने लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है बेसिकली वहाँ से जो गवर्नमेंट को रिसोर्सेज आने वाले, रेवेन्यू मिलने वाले, उन सब के बारे में बात कर ली। हमने ट्रेडिंग के बारे में बात कर ली कि वहाँ का ट्रेडिंग सिस्टम कैसा था। अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल सोसाइटी स्ट्रक्चर वहाँ का क्या था। तो अब हम इस पे बात करें तो जो धनी व्यक्ति हैं वहाँ पे मिलेंगे और एक जनसाधारण मिलेंगे, ठीक है ना। मिडिल क्लास वाला कॉन्सेप्ट नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा गरीब, मतलब यहाँ पे 2 कैटेगरी हमें ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो अब जो धनी है, जो बहुत ही ज़्यादा धनी है, वो कौन होंगे, मनसबदार होंगे, जागीरदार होंगे, जमींदार होंगे, सरकारी अधिकारी होंगे, बेसिकली जहाँ से भी मुगल्स द्वारा जो है उन्हें सैलरी दिया जाता है, तो वो बड़े धनी हैं। अब जनसाधारण हो गए आम लोग, तो वो कौन हो गए, किसान हो गए, वस्त्रकार, बढ़ई, लोहार, श्रमिक, तो ये सब हो गए आम लोग हो गए। अब हम बोलते हैं मुगल बादशाहों में एकमात्र जो था औरंगजेब ही था जो अपनी एक पत्नी के प्रति समर्पित था, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पत्नी थी, पत्नियां तो थी और, पर जो सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड था वो अपनी एक पत्नी के लिए था, ठीक है। वरना और जितने भी रूलर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ एक पत्नी के लिए डेडिकेटेड नहीं थे, एक से ज़्यादा के लिए डेडिकेटेड थे। आगे हम बात करें मुगल काल में समाज में, तो जो पर्दा प्रथा है, बाल विवाह है, विधवा विवाह है, बहु विवाह है, दहेज है जैसी कुरीतियाँ सब जो हैं एग्जिस्ट करती थी। यहाँ तक कि जो है अकबर ने ये जो विधवा विवाह है उसकी कुरीतियों को रोकने का प्रयास तो किया ही था, ठीक है। और यहाँ तक कि इसने तो अकबर ने प्रयास किया पर औरंगजेब ने कठोरता से इसे बंद भी करवाया। पर फिर भी हम जो है देख सकते हैं ये सारी कुरीतियाँ जो हैं यहाँ में सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। अब ये तो हमने बात कर ली वहाँ की सोसाइटी, वहाँ की इकोनॉमी, और इससे पहले हम बात कर चुके हैं वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की। अब जो है हमें कवर करना है वहाँ का आर्किटेक्चर, आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक। तो अब हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस पे बात करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।